ये जो जिन्ना ने एक सांप का बिल पैदा करा है ना, अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया है। अब कहां गया वो जज्बे वाली कौम? कहां है? मैं जानना चाहता हूं वो जज्बे वाली कौम कहां है? वो कहां है कौम जिसके मंत्री रात को 2-2 बजे उठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि भारत अटैक करने वाला है। और निरंतर मोदी तूने पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तानियों को प्यासा मारूंगा। तुम अगर एक बात की औलाद हो, अगर तुम पड़ोसियों के ताउन से नहीं पैदा हुए तो तुम ये पानी रोकना, थूक के नहीं चाटना। दोनों साइडों पे इतनी नफरत चीमा साहब, आई वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। मैं एक इस किस्म का इंसान हूँ। इंसान तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी जानवर को भी तकलीफ में देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपके पीछे जब सियासी कुव्वत ही नहीं तो आप जंग कैसे लड़ेंगे इंडिया से? इंडिया से जंग लड़ने के लिए आवाम की कुव्वत चाहिए। वहां पर जब कोई उनका जहाज इस तरीके से तैयारियां शुरू हो जाएं तो फिर आप समझें कि कुछ होने वाला है। पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर भाग रहे हैं। दुबई भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कह रहा है पाकिस्तान में नहीं रहना। इंडियन आर्मी आ रही है, इंडियन नेवी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स के राफेल आसमान में गरज रहे हैं, कह रहे हैं जाओ भागो यहां से। मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तानी तुम्हारा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, हम तुम्हारा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक करवा देंगे। कुत्ते की औलाद, आज करवा। भारतीय वायुसेना ने जलालाबाद की हवाई पट्टी पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जहां इंडियन एयरफोर्स ने गंगावे एक्सप्रेसवे एयर शो में तेजस, राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट का शक्ति प्रदर्शन किया। अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को समझ में आ चुका है कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान में जरूर एक्शन लेगा, क्योंकि भारत ने राफेल, सुखोई, जगुआर और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट का ताकत दिखाकर पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भारत को हरी झंडी दिखा दी है। अब भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना पाकिस्तान में तांडव मचा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम में 26 लोग की हत्या की थी। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे में राफेल और तेजस ब्रह्मोस मिसाइल दागकर पाकिस्तान को शक्ति प्रदर्शन दिखाया कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर सकता है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की ओर भागता है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी मंत्रियों ने कुछ डायलॉग मारे, वो डायलॉग मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक पाकिस्तानी फौजी लगाएगा और पहला आजान उसमें पढ़ेगा जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का सिपाहसालार। हमारे पास 170 न्यूक्लियर वेपन है और 170 के 170 भारत के ऊपर हमने पॉइंट कर रखे, हम फायर करेंगे। इतने हिंदुओं को मारेंगे, इतने हिंदुओं को मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां तक नहीं मिलेंगी। और आज की तारीख में पाकिस्तान का डिप्लोमेट आसिम इफ्तिकार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दोस्तों 57 मुसलमान देशों का एक ग्रुप है। उसके पास गया और सामने लेट गया। आसिम इफ्तिकार जो कि एक एम्बेसडर है, कहता है कि भाई भारत अटैक कर देगा, इंडिया विल अटैक, इंडिया इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल पावर। भारत अटैक कर देगा तो पूरा जो खित्ता है उसमें तहस नहस हो जाएगी। हमारे दिमाग में असमंजस चल रही है कि अब क्या करें, मोदी छोड़ेगा नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप फिक्र मत करिए, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, डोंट वरी। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हमारे साथ खड़े हैं और यहूदी डेली आके ठोकते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वैसे ही खड़ा है पाकिस्तान के साथ जैसे वो गाजा के साथ और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को सल्यूट करता हूं। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। और जो आप सोच रहे हैं ना, मैं आपको आगे की भी खबर बताऊंगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि नहीं एक मिसाइल मारी, एक बम मारा, नहीं यार, नहीं। उन्होंने आपके 27 मारे, अगर आप उनके 270 भी मार देंगे तो क्या ये परमानेंट इलाज होगा पाकिस्तान का? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान घेर के डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली हर तरीके से पाकिस्तान को मारना है और लगातार मारते चले जाना है। और यही बात मैं मोदी जी से आज कहूंगा कि मोदी जी इस बार पक्का इलाज करना, आप पक्का इलाज करना इनका, और इनका ऐसा इलाज करना कि इनकी पुश्तें याद रखें, इनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि हमारा इलाज हुआ था। इनका इलाज 1971 से भी ज्यादा भयंकर होना चाहिए। ये जो जिन्ना ने एक सांप का बिल पैदा करा है ना, अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान का एम्बेसडर, अमेरिका वाला,
रिजवान सईद शेख यह कहता है कि ट्रंप साहब हमारी जान बचा लो, मोदी खा जाएगा हमें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कुछ तो आपको करना पड़ेगा सर, आपको कुछ करना पड़ेगा। यह कहता है ट्रंप से कि ट्रंप साहब हालात बड़े खौफनाक हैं, डर का माहौल है, कभी भी भारत के टैंक पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं। सर आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। यही लोग कह रहे थे कि इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। भारत हमसे बहुत बड़ा है साइज में, भारत पावर में हमसे बहुत बड़ा है। इंडिया इज द बिगेस्ट पावर और ट्रंप साहब सिर्फ आप हैं जो भारत को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। आप रोकिए भारत को, क्योंकि एक बार भारत की फौजें घुस गई पाकिस्तान के अंदर, नाक से लकीरें खिंचवा देंगी। डॉक्टर साहब कहाँ से बात शुरू करेंगे, क्योंकि ये हालात खराब हैं और जारी बात है इस वक्त स्पिरिट्स हाई हैं, इंडिया वाले भी गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, पाकिस्तान ने उस पर अफसोस किया। आप कहाँ से बात को शुरू करेंगे, कहाँ तक कैसे इस सारी सिचुएशन को जो है वो उसका अहाता करेंगे? जी मतलब मेरी पोजीशन ये है सर, आप इतना टची हुई इस मामले पे, खासकर इन दो कंट्रीज के हवाले से, कि पिछले काफी दिनों से मैंने खबरें और टीवी देखना छोड़ दिया था। इतनी नफरत, इतना सारा कुछ जो हो रहा था दोनों साइडों पे, आई कैन नॉट हैंडल इट। मुझे बिल्कुल तकलीफ होती थी सुन के दोनों चीजों से। मेरी पोजीशन है कैसे बाप की है जिसके बच्चे पाकिस्तान में हो और जिसके बच्चे भारत में हो। मैं अगले दिन 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। मुझे किसी ने सवाल किया, एक वाकया बताना चाहूंगा। आपको पता है मैं अभी थोड़ा अरसा पहले भारत से आया हूं और इतना प्यार और इतनी मोहब्बत लेकर आया हूं कि आप सोच नहीं सकते। आई कैन नॉट हैंडल इट। मैं 26 लोगों की, जो 26 माओ के बच्चे जो वहां पे मारे गए कश्मीर के अंदर, अभी उसी दुख से मैं निढाल हूं। दोनों साइडों पे इतनी नफरत, चीमा साहब, आई वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। मैं एक इस किस्म का इंसान हूं। इंसान तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी जानवर को भी तकलीफ में देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता। और फिर लोग उस पे कहेंगे जी मुसलमानों का ये कसूर है, हिंदुओं से हमें ये करना है, अजीब अजीब किस्म के बयान हैं। मैं हमेशा इस चीज की एडवोकेसी करता रहा हूं। इस खित्ते में हम रहने वाले सारे सनातन धर्म से निकले, उससे इतनी नफरत किस तरह की जा सकती जब पता हो हमारे आबाओ अजदाद हिंदू थे। उससे नफरत की क्या जरूरत है उन्होंने? इतनी हद तक आगे चले जाना कि जहां जाके आपके अकल के दरवाजे बंद हो जाए। और दूसरा, जो दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आके जो मुगल करते रहे हैं, जिस तरीके से मंदिर तोड़ मस्जिदें बनाते रहे, और कई ऐसी चीजें उन्होंने की हैं कि अगर देखा जाए, और इस साइड पे उस चीज को निगलेक्ट कर लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं ये इस चीज समझता था कि वी हैव टू मूव ऑन। हमने इसी खित्ते में रहना है। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो चीमा साहब, भारत, दोनों कंट्रीज के लिए जंग वैसे भी बेहतर नहीं है प्रैक्टिकल। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा था, इकोनॉमी के लिहाज से थोड़े हालात बेहतर हुए हैं, अब फूट पे नहीं थे। और पिछले 25-30 साल से जो भारत ने तरक्की की इकोनॉमिकली, उसका नुकसान फिर उसके बाद बांग्लादेश। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त 3 कंट्री, तीनों के तीनों कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। अब देखें, कल मार्को रूबियो साहब की जो कॉल दोनों साइडों पे गई है, तो थर्ड पार्टी की जरूरत क्या थी कि तीसरा बंदा आपको आकर करे? इस रीजन में रहना तो हमने है।